ओके, लेट्स मूव ऑन टू दिस ग्राफ्स जो कि हमने अब पिछली बातें डिस्कस करने के बाद मेरा ख्याल है कि इनको समझना आसान होगा। ठीक है, तो मैं इनको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ ताकि चीज़ों को जो है समझना और देखना और भी आसान हो जाए। तो देखो, उसी चीज़ को जो है सामने रखते हुए ये दो ग्राफ्स हैं। एक ग्राफ में की जो एक्स एक्सिस है, देखो पहले समझो, ये जो एक्स एक्सिस है ये वाली, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्स एक्सिस। ये है वाई एक्सिस, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी वाई एक्सिस। जो इनके सामने वाली एक्सिस होती है ना, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी वाई एक्सिस और सेकेंडरी एक्स एक्सिस। ठीक हो गया। ऐसे ही इस ग्राफ में भी ऐसे ही है कि प्राइमरी एक्स एक्सिस, सेकेंडरी एक्स एक्सिस, प्राइमरी वाई एक्सिस, सेकेंडरी वाई एक्सिस। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा गौर करो इन इन जो है ना वो ग्राफ्स के ऊपर, कि इन ग्राफ्स के जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर, मैं पहले इस ग्राफ की बात करता हूँ जिसमें मैस रेनफॉल लिखा हुआ है। मैस रेनफॉल जो है, इट्स अ ग्राफ बिटवीन रेनफॉल डेप्थ एंड टाइम। ठीक है। ये जो 1 है रिप्रेजेंट कर रहा है 100 मिनट को, 2 कर रहा है 200 मिनट को, और 3 कर रहा है 300 मिनट को। ऐसे ही यहाँ पर भी ये कर रहा है 100 मिनट को, 200 मिनट, 300 मिनट। वाई एक्सिस पे ये टोटल रेनफॉल है, मतलब डेप्थ है रेनफॉल की। टोटल रेनफॉल बोलो या डेप्थ बोलो, एक ही बात है। सही है। या ये जो प्राइमरी वाई एक्सिस है, इसमें डेप्थ इंचेस के अंदर है, और सेकेंडरी वाई एक्सिस के अंदर डेप्थ जो है वो किसके अंदर है, मिलीमीटर के अंदर है। सेम इज द केस विद दिस ग्राफ। जो प्राइमरी एक्स एक्सिस है उसके ऊपर जो है ना वो टाइम है, प्राइमरी वाई एक्सिस के ऊपर रेनफॉल इंटेंसिटी है, किस में है, इंच पर आवर में। और जो सेकेंडरी वाई एक्सिस है उसके ऊपर रेनफॉल किस में है, वो है मिलीमीटर पर आवर में। सो सिंस वी आर मोर फेमिलियर विद द मिलीमीटर पर आवर यूनिट, तो फिर हम जो है ना वो मिलीमीटर पर आवर को ही जो है ना वो ज़्यादा जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, पहले ज़रा इस ग्राफ को समझते हैं कि ये ग्राफ कहता क्या है। ये ग्राफ कहता है कि जो रेनफॉल डेप्थ जो है टाइम के साथ साथ वो इंक्रीज करती जा रही है, लेकिन इंक्रीज करने का पैटर्न जो है वो डिफरेंट है। जाहिर बात है कि रेनफॉल की डेप्थ जो है, जब जो ज़्यादा बारिश होगी टाइम गुजरने के साथ साथ, किसी भी इवेंट में रेनफॉल की डेप्थ इंक्रीज ही होनी है ना। जब बारिश जो है शुरू होती है और पानी गिरता रहता है ज़मीन के ऊपर, तो वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी डेप्थ जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो रेनफॉल डेप्थ तो टाइम के साथ जो है वो इंक्रीज करती है, लेकिन जो इंटेंसिटी है उसका डिफरेंट पैटर्न होता है। ठीक है। हम पहले ज़रा जो है ना ये डेप्थ वाले पैटर्न को स्टडी करें, वहां से हम इंटेंसिटी वाले पैटर्न को जो है ना समझने की कोशिश करते हैं। अब ज़रा गौर करो इस ग्राफ के ऊपर। ये जो ग्राफ है, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट किस्म की जो है ना वो बिहेवियर है ग्राफ का। मिसाल के तौर पे 0 से लेके इस पॉइंट तक लाइन जो है वो एक तरह से टिल्ट कर रही है। ठीक है। इस पॉइंट से लेके तकरीबन यहां तक, इस पॉइंट तक लाइन जो है वो एक तरह से जो है ना वो बिहेव कर रही है। इस पॉइंट से लेके ये वन, जरा सा वन से पहले तक जो है ना वो डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है। वन के बाद इस पॉइंट तक डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है, और ऑल द वे टू द थर्ड तक जो है ना वो लाइन जरा डिफरेंट तरीके से बिहेव कर रही है। अब मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों सेगमेंट्स में सबसे ज्यादा स्लोप जो है वो किस सेगमेंट में है, तो मेरा ख्याल है ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपने कहना है कि जी इस सेगमेंट के अंदर स्लोप जो है ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये सेगमेंट जो है वाई एक्सिस के ज्यादा करीब है। ठीक है। ये जरा परे रहता है वाई एक्सिस से, एक्स की तरफ ज्यादा कंपैरेटिवली, एक्स की तरफ ज्यादा है ये। अगला जो है उससे ज्यादा एक्स की तरफ है, और ये जो एंड वाला सेगमेंट है ये तो है ही एक्स की तरफ। तो स्लोप जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम है, मतलब ऑलमोस्ट जो है 0 से थोड़ा सा बाद से शुरू होके और ऑलमोस्ट 0.5 तक जो है ना वो यहाँ पे स्लोप जो है मैक्सिमम है। अब चेक करो इंटेंसिटी, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही है। जो ये वाला था उसने शो करवाया है तकरीबन जो है ना वो यहाँ तक, ये वाला इतना उसने शो करवाया, यहाँ तक ये इंटेंसिटी है। आगे इंटेंसिटी इंक्रीज की है। ठीक है। और करते ही करते आप चेक करो कि 0.5 के पास ही ऑलमोस्ट जो है उसने जाके मैक्सिमम जो है ना इंटेंसिटी ली हुई है। ठीक है। इंटेंसिटी मैक्सिमम जो है कहाँ पर है, वाई के करीब जाके, 0.5 के करीब जाके। फिर देखो 1 से थोड़ा सा पहले हमने कहा था कि जी वो एक तरह से इंटेंसिटी उसकी हो रहा है, तो 1 से थोड़ा सा पहले तकरीबन इस पॉइंट पे आके 1 से थोड़ा सा पहले इंटेंसिटी जो है वो क्या हो गई है, वो कम हो गई है। ठीक है। और 1 के ऊपर आप चेक करो जाके कि इंटेंसिटी जो है ना वो और भी कम हो गई हुई है। और ये जो एंड वाला पैच है इसके ऊपर आप चेक करो कि इंटेंसिटी सबसे कम है। ठीक है ना।
और ये फिर उसने जो ग्राफ है आगे इसको, जो कि बार ग्राफ है, तो उसने आगे से ग्राफ जो है ना बंद कर दिया हुआ। ठीक है, पहली बात तो ये वाली है कि आप एग्जैक्टली जो है वो इस वाले ग्राफ से ये वाला ग्राफ तब ही बना सकते हो जब आपके पास क्या हो, प्रॉपर वैल्यूज की वन दी हुई हो। लेकिन हमें देख के समझना कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है कि पहला जो था ये वाला सेगमेंट था, इंटेंसिटी कम थी, इस सेगमेंट से लेके ऑलमोस्ट 0.5 तक जो था ना, ये मतलब 1 और 0 के बीच में जो नंबर है वो 0.5 बनता है ना, तो 0.5 के बीच में मतलब ये अगर 100 है तो 50 के मिनट पे जाके मैक्सिमम इंटेंसिटी है, चेक करो मैक्सिमम इंटेंसिटी ही हुई है। ठीक है, फिर क्या हुआ है कि 1 से थोड़ा सा पहले तक जो है ना इंटेंसिटी थोड़ी कम हुई है, और फिर उसके बीच में जाके इंटेंसिटी जो है ना वो मज़ीद कम हुई है। ठीक हो गया 1 तक, और फिर एंड पे जाके जो है इंटेंसिटी सबसे कम हुई है। समझ भी हमें आ रही है कि ये वाला जो था ना ये जो है सबसे, अगर हमने 4 सेगमेंट्स बनाए हैं, 5 है ऑलमोस्ट, ये 1 2 3 4 और 5 सेगमेंट्स हैं। ठीक है, पहला जो सबसे मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो इस सेगमेंट में आती है, उसके बाद जो है इसमें आती है, उसके बाद इसमें आती है, उसके बाद इसमें आती है, और सबसे कम इसमें आती है। मैं अगर नंबर वाइज ड्रॉ करूँ तो जी 1 ये है, 2 जो है ना वो तकरीबन ये वाला आ रहा है। ठीक हो गया, 3 जो है वो जहाँ पे इंटेंसिटी जो है ना वो बन रही है ज़्यादा, वो ये वाला है। ठीक है ना, 4 फिर ये नीचे वाला है। ठीक है, और एंड वाला जो है ना ये क्या है, ये 5th है। मैं इसको वी से जो है ना 5th लिख देता हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर इंटेंसिटी जो है ना वो सबसे कम है। ठीक है, और एग्जैक्टली ऐसा ही किसी का रिस्पॉन्स जो है यहाँ पे आपने देखा हुआ है। ठीक है, इंटेंसिटी का। अच्छा, अब एक चीज़ याद रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी भी कर्व के ऊपर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो बेसिकली इसकी रेशो और इसकी रेशो बताता है। स्लोप जो है वो ये डिवाइडेड बाय ये है। ऐसे ही जब आपने कोई ये जो बार ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ना, या कोई भी आपने कर्व ड्रॉ की हुई है जो कि इनक्लोज्ड है, तो हमेशा इसके जो नीचे एरिया है ना, जो ये पूरा ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, अगर आप ये एरिया फाइंड कर लोगे ना तो वो एरिया क्या होगा, दैट एरिया विल बी द प्रोडक्ट ऑफ वाई एंड एक्स एक्सिस, यानी कि वो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का प्रोडक्ट होगा। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर, कि ये वो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन का प्रोडक्ट क्या होता है, डेप्थ ही होता है। ठीक है ना, मैं अगर इसको जो है ना, अब मैं हटा रहा हूँ इसको, मेरे ख्याल है बात ये क्लियर हो गई है। इसको मैं हटा के अब मैं लिखता हूँ आपको वर्ड की फाइल के ऊपर। कि क्या होता है इस वाले की, अगर मैं दूसरे ग्राफ की बात करूँ तो इसके नीचे जो एरिया है, एरिया अंडर द बार ग्राफ, ठीक है ना, वो क्या है, वो बेसिकली इंटेंसिटी और जो टाइम का जो है ना वो प्रोडक्ट है। और इंटेंसिटी और टाइम का प्रोडक्ट जो हुआ करती है ना हमेशा, वो क्या हुआ करती है, वो हुआ करती है डेप्थ। इस आप इक्वेशन से भी इसको देख सकते हो कि डेप्थ जो है वो इंटेंसिटी और टाइम का प्रोडक्ट ही तो होती है। तो मतलब ये हुआ कि इस जो इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के ग्राफ को अगर हम जो है ना वो एरिया फाइंड कर लें, इसका नीचे वाला जो एरिया अंडर द ग्राफ है, तो हमारे पास टोटल डेप्थ ऑफ रेनफॉल जो है ना वो आ सकती है उस ड्यूरेशन के लिए। क्लियर हो गई ये वाली बात। तो अब ज़रा ये 4 पॉइंट्स उसने ऊपर लिखे हुए हैं, ज़रा उनको हल्का फुल्का टच कर लिया जाए। पहले वो बोलता है कि नो टू स्टॉर्म्स कैन हैव एग्जैक्टली द सेम टाइम इंटेंसिटी रिलेशनशिप। कहते हैं कि किसी भी दो स्टॉर्म्स की जो ये वाली जो चीज़ है ना, यानी कि जो ये वाला बार ग्राफ है उनका टाइम इंटेंसिटी वाला ग्राफ जो है कभी नहीं मिलेगा। और ये हमने अपनी लाइफ के अंदर भी जो है ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि किसी दो शहरों के अंदर होती हुई बारिश या किसी इवन शहर के अंदर भी किसी दो पॉइंट पे होती हुई बारिश जो है, आप बारिश छोड़ो, आप इंटेंसिटी छोड़ो, इंटेंसिटी तो बहुत बात की बात है, इवन डेप्थ तक सेम नहीं आती। मतलब आपने अगर एक शहर के अंदर दो रेन गेज लगाई हुई है ना, उनके अंदर जो है डेप्थ सेम नहीं आती अगर बारिश हो रही हो तो। ठीक है, तो हमेशा जो रेनफॉल की जो इंटेंसिटी और टाइम का जो ये जो ग्राफ बनेगा ना, दो इवेंट का हमेशा हर इवेंट का अपना जो है ना ग्राफ बनेगा। कभी भी दो इवेंट का सिमिलर ग्राफ जो है ना वो नहीं हो सकता। एग्जैक्टली ऐसे समझ लो जैसे दो इंसानों की शक्ल नहीं मिल सकती ना,
ऐसे ही इन दो तो जो स्टॉर्म्स हैं उनकी इंटेंसिटी और टाइम के बीच में बनने वाला ये ग्राफ सेम नहीं हो सकता। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। पहला पॉइंट ये वाला है। ठीक, तो इसलिए जो है ना हम स्टॉर्म्स को क्लासिफाई करते होते हैं। चूंकि ये सेम नहीं होना तो हमने क्या करना है कि हमने फिर स्टॉर्म को क्लासिफाई करते होते हैं हमेशा, कि स्टॉर्म को क्लासिफाई कर दो जी। ठीक है, वरना तो अगर हम क्लासिफाई ना करेंगे तो हमें फिर हर स्टॉर्म के लिए जो है ना क्या करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे वैसे हमारी भी जो है ना इंसानों की जो है ना बेसिकली अगर हम इसमें बात करें तो हमने क्या किया कि कोई जो हमारा जो चीज़ जिसको कि हम सिमिलैरिटी बीच में फाइंड नहीं कर सकते, हम उन्हें क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं। क्लासेस में क्यों डिवाइड करते हैं? ताकि हमारे लिए आसानी हो कि हम एक तूफान को पहचान सकें। ठीक है, चूंकि हर इस तूफान की डिफरेंट आनी ना, ये वाली मैंने पहले बोल चुका हूँ। तो चूंकि हर तूफान की डिफरेंट है तो हम फिर उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। जब भी किसी चीज़ के अंदर आपके पास जो है ना जो है चीज़ों के क्या करना चाहिए मुझे कि सिमिलैरिटी नहीं आती तो हम फिर उनको क्लासिफाई कर देते हैं ताकि हम किसी तूफान के बारे में किसी भी तूफान का हम नाम रख सकें कि जी ये, जैसे आपने खुद देखा होगा, आपने देखो आपने भी बारिश को जो है वो अपनी जुबान में जो हमने जो क्लासिफाई किया हुआ है वो कैसे किया हुआ है कि जी बारिश तेज है कि स्लो है। ऐसे है ना, ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन है। ठीक है, कभी हम ये बोला कि बारिश कैसी हो रही है जी, बारिश ही कल वाली हो रही है, ऐसे कभी नहीं बोला हम लोगों ने। हम क्या बोलते हैं, बारिश कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। ये कम होना और ज्यादा होना भी एक तरह से जो है ना वो क्लासिफिकेशन ही है। ठीक, अच्छा, द मोस्ट कॉमन मेथड इज टू ग्रुप द स्टॉर्म बेस्ड ऑन देयर इंटेंसिटी, रेनफॉल इंटेंसिटी एंड रेनफॉल इंटेंसिटी हिस्टोग्राम। कहते हैं कि बेसिकली जो है ना हम ज़्यादातर जितने भी तूफान होते हैं ना इनको हिस्टोग्राम भी बोलते हैं, बार ग्राफ हिस्टोग्राम एक ही बात है। ठीक है ना, वैसे हिस्टोग्राम और बार ग्राफ डिफरेंट होते हैं लेकिन बहरहाल फिलहाल के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये इन दोनों को एक ही समझो। हिस्टोग्राम मीन्स ये जो हमने बनाया हुआ है, ये इसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। बेसिकली एक तरह से ये बार ग्राफ ही होते हैं, ज़रा और तरह का बार ग्राफ बोल लो। ठीक है, लेकिन टेक्निकल टर्म इनकी जो है ना वो बुक वाले की बात बिल्कुल सही है कि हम इन्हें हिस्टोग्राम से बोलते हैं। बार ग्राफ जो है थोड़ा डिफरेंट चीज़ें होती हैं, लेकिन बहरहाल मैंने अपनी आसानी के लिए बोल दिया, लेकिन इनको हम बोलते हैं कि हिस्टोग्राम है, ये तरह से एक तरह से। तो आपने जब भी स्टॉर्म को क्लासीफाई करना है आपने हिस्टोग्राम की बेस के ऊपर उनको क्लासीफाई करना है। कैसे करते हैं ये अगले आने वाले स्लाइड की बातें मैं उसमें बताऊंगा आपको। अच्छा, अगला है स्टॉर्म पैटर्न आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे डिफाइन द शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ क्या होता है ये भी आगे की बातें। सही है, शेप ऑफ हाइड्रोग्राफ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली चीज़ ये समझो हाइड्रोग्राफ क्या होता है। मैं थोड़ा सा हाइड्रोग्राफ के बारे में बता दूं आपको कि हाइड्रोग्राफ क्या होता है और फिर उसकी शेप जो है ना उसकी इंपॉर्टेंस, शेप की इंपॉर्टेंस करें बाद में बताऊंगा, पहले आपको हाइड्रोग्राफ के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। हाइड्रोग्राफ जो है ये बेसिकली एक 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 ग्राफ है। हाइड्रोग्राफ जो है बेसिकली थोड़ा सा आसान था, इसमें खुद ही जो है ना इसको थोड़ा सा मैंने मुश्किल कर दी है। वैसे तो खैर बोल भी देता तो आसान था। हाइड्रोग्राफ बेसिकली क्या होता है, हाइड्रोग्राफ जो है इट्स अ ग्राफ it's a graph between uh, it's a graph between time and runoff। ये रन ऑफ और टाइम के बीच में जो है ना ग्राफ होता है और इसकी जनरली शेप जो है ना वो कुछ ऐसी होती है। इसकी जनरली शेप जो है कुछ ऐसी होती है। ठीक है, ये शेप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या वजह कि फ्लो हमारा, ये देखो ये जो ग्राफ है ना ये क्या शो करवा रहा है, रन ऑफ। रन ऑफ का मतलब फ्लो होता है कि जब रेनफॉल हुई है तो आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि पहले जब बारिश होती है तो पानी कम कम जो है ज़मीन के ऊपर जो है ना वो रन ऑफ उसका बन रहा होता है। फिर जब बारिश होती रहती है तो फ्लो एकदम मैक्सिमम पे पहुंचता है। पर ये जो मैक्सिमम फ्लो है ना इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो फ्लो है ना मैक्सिमम किस पॉइंट पे आना है इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। ये जिस टाइम पे आना है फ्लो ये वाला उसका पता होना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता लगे कि किस टाइम पानी जो है वो मैक्सिमम बह रहा होगा, ताकि खुदा ना खास्ता अगर पानी ज़्यादा जो है ना बहना है तो हम वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट कर लें। ठीक है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अब मैं एक ऐसे ही आपके लिए एक जो है ना और हाइड्रोग्राफ ड्रॉ करता हूँ कुछ समझाने के लिए। मिसाल के तौर पे हाइड्रोग्राफ एक ये बनाया मैंने, हाइड्रोग्राफ ऐसे भी तो बन सकता था ना ये वाला। ठीक, अब देखो इस वाले केस में
और दूसरे वाले केस में फ़र्क क्या है? दोनों की जो मैक्सिमम रन ऑफ है वो सेम मैग्नीट्यूड का है, लेकिन इसका जो रन ऑफ है वो देर से बनेगा, इसका रन ऑफ जो है ना वो पहले बन जाएगा। मैं अगर एक ऐसे ही आपके लिए एक और जो है ना वो ड्रॉ करूँ हाइड्रोग्राफ, एक ये वाला मैंने हाइड्रोग्राफ ड्रॉ किया, ये भी एक हाइड्रोग्राफी है, ठीक है? अब ये सबसे जो है ना खतरनाक है ये वाला। मतलब कि खतरनाक नहीं कहना चाहिए मुझे कि इसमें जो पीक है, जो खतरनाक नहीं है, मैं पहले बोल दूँ खतरनाक और है, वो बाद में बताऊँगा मैं कैसे बनता है। लेकिन इसकी जो पीक है, वो तो बहुत पहले बन जाती है। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है ये जो है ना रेनफॉल जो है ना उसके पैटर्न से कि हमारा पीक फ्लो जो है वो कब बनेगा, ताकि हम उसके मुताबिक जो है अपनी एडजस्टमेंट कर सकें। अगर हमें लोगों को इवैक्यूएट करवाना है खुदा न खास्ता, तो हम किस टाइम से पहले पहले उसको उनको लोगों को इवैक्यूएट करें, ताकि जानी नुकसान जो है वो ना हो सके। ठीक है? तो इसलिए जो है ना वो ये वाले जो रेनफॉल का पैटर्न है हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी। मैं नेक्स्ट जो है वो स्लाइड जो है वो अगले से स्टार्ट करता हूँ। सो स्टे ट्यून्ड। अगली 2 स्लाइड बहुत सिंपल सी हैं, मतलब मैक्सिमम जो है ना 5-7 मिनट में मैंने वो कवर कर देनी है। सो स्टे ट्यून्ड।